नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये हमारा लेक्चर 6 है आज। इसके अंतर्गत हम 1935 के अधिनियम के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1927 में हुए साइमन आयोग और उसके बाद की एक घटना के बारे में पहले जिक्र करते हैं। तो देखते हैं साइमन आयोग की जो घटना हुई, साइमन आयोग का जो प्रस्ताव था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइमन आयोग क्या था, इस विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। साइमन आयोग जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा एक 7 सदस्यीय आयोग बनाया गया था भारतीय संविधान की इस जो स्थिति थी उस समय की उसका पता चलाने के लिए। जो भारत में नए संविधान की जो प्रस्तावना तैयार की जा रही थी उसके बारे में पता करने के लिए यह एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग में 7 सदस्य थे, 7 सदस्यीय आयोग था यह, और इस आयोग का जो काम था वो भारतीय संविधान की स्थिति का पता लगाना था। इस आयोग का भारतीय दलों द्वारा, जो भारतीय दल थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग वगैरह, उन सभी के द्वारा क्या है इसका बहिष्कार किया गया। और इसका बहिष्कार इसीलिए किया गया क्योंकि जो 700 के 700 सदस्य थे, जो 7 सदस्यीय आयोग था उसमें 700 सदस्य ब्रिटिश थे। इसके बाद इसमें 1930 में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उस रिपोर्ट में क्या प्रावधान होते हैं ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक करके। सबसे पहला जो प्रावधान होता है इसमें द्वैध शासन जो प्रणाली है उसे ये जारी रखते हैं। जो द्वैध शासन प्रणाली है उसको जारी रखने का कार्य 1930 के साइमन आयोग में होता है और राज्यों में सरकारों का विस्तार होता है इसके द्वारा। और नंबर 3, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना होती है। और नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें जो है साइमन आयोग के द्वारा की जाती है। और इसके अंतर्गत जो ये सिफारिश होती हैं इनको जारी रखा जाता है। और उससे बाद में जो 1935 का अधिनियम बनाया जाता है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ब्रिटिश सरकार के और ब्रिटिश जो भारत है और जो उसके सदस्य हैं उनके बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं साइमन आयोग के अंतर्गत। और इन सम्मेलनों में जो ये प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है और बाद में एक श्वेत पत्र बनाया जाता है जिसमें इन सभी के बारे में चर्चा करके और इन सभी में जो संशोधन करके जो इनमें कमियां हैं उनमें क्या है संशोधन करके एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है और इस श्वेत पत्र में ये सभी प्रावधान शामिल किए जाते हैं। और 1935 के अधिनियम में उस श्वेत पत्र के सभी जो प्रावधान है उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी साइमन आयोग 1927 में जो हुआ उसकी एक घटना, या जो साइमन आयोग जो प्रस्ताव है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और इसके बाद एक सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के नाम से एक घटना हुई, उसे देख लेते हैं किस तरीके का प्रस्ताव है या किस तरीके की घटना है। उस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने सन 1932 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जो ये एक प्रस्ताव निकाला और इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया 1932 में। और जिस तरीके से मुस्लिमों को या मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपना उनका अलग एक प्रतिनिधित्व दिया गया, इसी प्रकार ईसाइयों को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड। यह हुआ 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम थे उन्हें उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए इसे कम्युनल अवार्ड को बनाया गया। जो ये प्रस्ताव है इसे कम्युनल अवार्ड नाम दिया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिमों को तो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया ही गया,
लेकिन जो ईसाई है, फारसी है और जो यहाँ के यूरोपियन है और आंग्ल भारतीय है, इन सभी के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था मतलब प्रतिनिधित्व की निर्वाचन व्यवस्था की गई कि जो क्या है, ईसाइयों को ईसाई वोट देंगे, मुस्लिमों को मुस्लिम वोट देंगे, अलग अलग इनका प्रतिनिधित्व तैयार किया गया, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र इन्हें दिए गए। और इसके साथ साथ ये सभी जैसे ईसाइयों को और यूरोपियनों को और अन्यों को निर्वाचन क्षेत्र या इन्हें प्रदान किए गए निर्वाचन क्षेत्र आदि, इसी प्रकार उन्होंने दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की कम्युनल अवार्ड के द्वारा। लेकिन क्या है, जब दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड की अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, तो गांधी जी जो है उस समय यरवदा जेल में थे, तो उन्होंने यरवदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, दलितों को हिंदुओं में ही संयुक्त रूप से मतलब रखना चाहिए और उनके लिए कोई भी अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर दलित नेताओं में और जो कांग्रेसी नेता है उनमें मीटिंग होती है, एक सम्मेलन होता है, एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। दलित नेता के तौर पर उस समय भीमराव अंबेडकर भी होते हैं और उधर से गांधी जी होते हैं, और उनके बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के नाम से उस समझौते को जाना जाता है और उस समझौते में दलितों के लिए बहुत से स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं। मतलब क्या है, दलितों को क्या है, जो भीमराव अंबेडकर है आरक्षण का प्रावधान वहां पे करा लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आप में ही यानी कि हिंदुओं में ही संयुक्त रूप से जो है रहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं करेंगे, लेकिन क्या है दलितों को आरक्षण चाहिए। उन्होंने वहां पे आरक्षण की व्यवस्था की, किसमें, पूना समझौते में। तो अब देखते हैं इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यह है भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत एक बड़ी सीढ़ी के रूप में माना गया। इसने भारतीय संविधान को विभिन्न धाराएं और विभिन्न प्रावधान प्रदत्त कराए। ऐसा बोला जाता है कि भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से इसे सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ संशोधन करके इसे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। 1935 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम, इसके अंतर्गत 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। देखते हैं इसे करके क्या जो विशेषताएं हैं इन्हें देखते हैं। इसके अंतर्गत 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्लियर है। हम यहाँ पे जो बोर्ड पे समझाते हैं वो कुछ लिखते हैं और कुछ मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारा इस पे लिख देता हूँ, कुछ मैं बोल के समझाता हूँ, उसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए। विशेषता है इसकी, नेक्स्ट विशेषता, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य तथा रियासतों को एक इकाई की तरह माना। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, भारत को इसने एक संघ के रूप में स्थापित किया इस अधिनियम ने, और राज्यों तथा रियासतें जो हैं, राज्य तथा रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, एक इकाई की तरह माना गया। जैसे कि हाल फिलहाल में भारत में अलग अलग राज्य हैं, उन्हें एक इकाई की तरह माना जाता है, और संपूर्ण जो भारत है उसकी वे इकाई है। संपूर्ण भारत जो एक संघ है भारत, उसकी इकाई कौन है, राज्य। तो इसी तरीके से इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य तथा रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। ये इसकी पहली विशेषता है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इसने केंद्र और इकाइयों के बीच में, केंद्र और इकाइयों का मतलब यहाँ जो प्रांत है उनसे है या राज्य से है। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया इसके अंतर्गत। और शक्तियों का बंटवारा 1935 के अधिनियम में किस प्रकार हुआ था, किन किन विषयों को
किस किस सूची में रखा गया था। 1935 के अधिनियम में 3 अनुसूचियां बनाई गई थी, उन्हें देख लेते हैं सूचियों को। पहली सूची है उसे संज्ञा सूची कहते हैं। संज्ञा सूची जिसके अंतर्गत संघ के विषय रखे गए। यहाँ पे संघ के विषयों में 59 विषय जो है संघ को दिए गए। नंबर 2 पे आती है राज्य सूची, राज्यों को 54 विषय दिए गए। और नंबर 3 पे आती है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत राज्य और संघ दोनों मिलकर क्या है यहाँ पे विषय बना सकते थे। तो इसके अंतर्गत 36 विषयों को रखा गया। और जो अन्य अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय को प्रदान की गई। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद भी यह व्यवस्था जो है मतलब कानूनी रूप से यह व्यवस्था नहीं बन सकी। इसी क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि जो भारतीय रियासतें थी, देशी रियासतें, वे क्या है वे अपने को इसके अंतर्गत नहीं आने देना चाहती थी, वे स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये जो व्यवस्था है ये वैधानिक रूप से नहीं चल पाई। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट विशेषता। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसने जो द्वैत शासन व्यवस्था है प्रांतों में उसे समाप्त कर दिया और जो प्रांतीय स्वायत्ता है उसे प्रारंभ किया। प्रांतीय स्वायत्ता से मतलब जो प्रांतों में नीतियां बनाने के और कानून बनाने के जो फैसले हैं वे प्रांत अपने आप अपनी मर्जी से कर सकते थे। तो देखें यहाँ पे द्वैत शासन व्यवस्था में द्वैत शासन व्यवस्था को प्रांतों में समाप्त कर दी गई पूर्णतः और प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, राज्यों के दायरों में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों से शासन का अधिकार 3 पृथक क्षेत्रों को शासन का अधिकार दिया गया। ये जो शासन का अधिकार है 3 पृथक क्षेत्रों में, जो प्रांत में ही अलग अलग 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और गवर्नर को, जो गवर्नर है उसको राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्री जो थे, जो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्री थे, क्योंकि मंत्रिमंडलों का गठन होने लगा था और जो मंत्री थे उनकी सलाह पर काम करना जरूरी हो गया था। गवर्नर को क्या है, मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती थी। पहले क्या थे, गवर्नर खुद जो एक चाहते थे उस तरीके की नीतियां बनाते थे, लेकिन 1935 के जो अधिनियम आया उसमें मंत्रियों की सलाह लेना अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, यह व्यवस्था क्या, इस व्यवस्था को 1937 में शुरू किया गया और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। कौन सी व्यवस्था, जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, इस तरीके की व्यवस्था और स्वायत्त रहने के मतलब जो राज्यों के दायरे में रहकर स्वायत्त तरीकों से 3 जो क्षेत्र दिए गए थे उसमें जो 3 क्षेत्र दिए गए थे उसमें शासन के अधिकार दिए गए और ये अन्य जो विशेषताएं हैं इन्हें 1937 में शुरू किया गया था और इसे जो व्यवस्था है 1939 में समाप्त भी कर दिया गया। अब देखते हैं नंबर 3 विशेषता। इस विशेषता के अंतर्गत निम्न प्रावधान में यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र में क्या है, द्वैत शासन प्रणाली शुरू कर दी गई और इस प्रणाली के शुरू होने के कारण जो संघीय विषय है उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला स्थानांतरित और दूसरे आरक्षित विषयों में। यहाँ पे देखिए स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित विषयों में इसे विभक्त कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, यह जो प्रणाली थी इसे लागू नहीं किया गया। जो प्रावधान था इसे कभी लागू नहीं किया गया। इसके बाद 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया।
ठीक है, इनमें कुछ राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लेते हैं एक करके। पहला बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इनमें द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। कई प्रकार के प्रतिबंध होने का मतलब है जो ये दोनों विधान परिषद और विधानसभाएं तो बन गई, लेकिन इनके चलाने पे इनके रूल रेगुलेशन लगा दिए गए। अब आप ऐसे इन नियमों को नीतियों को लागू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार से इन पर रूल और रेगुलेशन लगा दिए गए। इसमें ही है नेक्स्ट, इसमें दलित जातियों, महिलाओं और जो मजदूर वर्ग है इनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। यहाँ पर देखिए अलग निर्वाचन को अलग कर दिया गया, अलग अलग निर्वाचन कर दिया गया इनका, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। आप देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को हम पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को या मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे, तो इसी प्रकार उन्होंने अलग निर्वाचन व्यवस्था का अलग निर्वाचन व्यवस्था के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को उसका विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। इस विशेषता के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसके द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा ही भारत परिषद को स्थापित किया गया था, उसको क्या है इसके अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। और इंग्लैंड में भारतीय सचिव, इंग्लैंड में जो एक नया पद बना था भारतीय सचिव का, उसको एक टीम दी गई। उसे सचिव को सलाहकारों की एक टीम दी गई कि आप इनसे सलाह लीजिए, ठीक है, और फिर अपनी नीतियों को बताइए, अपने जो कार्य हैं उनको करिए। इसके बाद नंबर 2 पे इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसने जैसे कि पहले क्या है, राजा महाराजाओं को और जो धनी व्यक्ति थे और जो कुछ शिक्षित व्यक्ति थे उन्हें ही मत करने का या वोट डालने का अधिकार था। लेकिन क्या है, हाल फिलहाल में 1935 में 10% जनसंख्या को, कम से कम 10% जनसंख्या ऐसी हो गई थी जिनको वोटिंग करने का अधिकार मिल चुका था 1935 की अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद आता है इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए क्या एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना की गई 1935 में। सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था, उसके बाद इसको बंबई में स्थापित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। इसने न केवल संघीय लोक सेवाएं, संघ लोक सेवा जो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, न तो मतलब संघ लोक सेवा ही नहीं बल्कि प्रांतीय जो राज्यों की लोक सेवाएं हैं उनको भी बनाया, उनको भी स्थान दिया, और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त सेवा आयोग है, दो जो प्रांत है उनके अंतर्गत एक जो संयुक्त सेवा आयोग है वो बन सकता है, ऐसा भी प्रावधान किया गया। इसके तहत नेक्स्ट विशेषता है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय बनाया गया पूरे देश के लिए 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय बनाया गया, ठीक है, और उसकी स्थापना की गई। तो देखते हैं इसके बाद का जो अधिनियम है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम की विशेषता बताने से पहले इसके बारे में कुछ जानने लायक तथ्य हैं, पहले उनको जान लेते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947
30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को, यानी कि 3 महीने बाद क्या है, ब्रिटिश जो शासन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 20 जून को घोषणा कर दी। उसके बाद जो है सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी, ऐसा कानून है। लेकिन जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया, इस घोषणा की अवहेलना कर दी और विभाजन की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अलग एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, अलग स्थान चाहिए, हम अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया। 20 फरवरी के बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में जो गठित संविधान सभा है, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और उस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करते। 1947 के अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया कि जो संविधान 1946 में संविधान सभा द्वारा बनाया गया वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करते। इसके बाद कहा गया कि उसी दिन 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया दोबारा से कि जो संविधान 1946 में बना है वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करते। और इसके बाद 3 जून 1947 को ही जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, जो लॉर्ड माउंटबेटन है 1947 में जो वायसराय थे माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना को पेश किया, विभाजन की योजना पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया, इस विभाजन की योजना में क्या था, इस विभाजन योजना में था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए जाए। भारत में से एक हिस्सा पाकिस्तान अलग, मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान या अलग एक देश बना दिया जाए, इस विभाजन की योजना में यह था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यह स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने की सहमति द्वारा इसे स्वीकार किया गया और इसी के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। तो अब देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं, इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, जो ब्रिटिश शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु का मतलब होता है जिसको अपने बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके के फैसले जो है लेने में आजादी होती है, उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। संप्रभु राष्ट्र से मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, संप्रभु राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जिनको अपने आंतरिक और बाह्य जो फैसले हैं वो लेने की आजादी होती है। नंबर 2 है, इसने भारत का जो विभाजन कर दिया, इसने भारत को विभाजन करके 2 संप्रभु देशों को बनाया। भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र और संप्रभु देशों को बनाया, उनका निर्माण किया। 2 संप्रभु देश कौन? भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत तो पहले से ही था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा क्या है, पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम बहुल जो जनसंख्या है वो निवास करती थी करती है। और ये एक इस्लामिक स्टेट, यानी कि भारत तो है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ये क्या है, एक इस्लामिक स्टेट बना।
नंबर 3 पे इसमें वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों देशों के गवर्नर जनरल का पद का सर्जन किया गया। दोनों देशों के गवर्नर जनरल के पदों का सर्जन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट, देखिए जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट, जो कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है, उसकी सिफारिशों पर ब्रिटिश ताज को करनी थी। लेकिन क्या है, वो नियुक्ति तो ब्रिटिश ताज कर देता, लेकिन ब्रिटेन की सरकार का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। वो अपने फैसले लेने में खुद सक्षम था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं इससे आगे की विशेषताएं। इन विशेषताओं में क्या है ये देखते हैं, एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोनों राज्यों के जो संविधान थे, दोनों दो डोमिनियन राज्य बन चुके थे विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान। दोनों राज्यों की जो संविधान सभा है उनको अपने देश के संविधान बनाने की पूर्ण रूप से छूट दे दी गई थी, शक्ति प्रदान कर दी गई थी कि आप किसी भी देश का संविधान देखकर अपना संविधान बना सकते हो, या जो ब्रिटिश कानून है उनको बिल्कुल समाप्त कर सकते हो और अपने कानून बना सकते हो। ये पहली विशेषता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये कहा गया। नेक्स्ट विशेषता है इसमें, इसके अंतर्गत जो दोनों डोमिनियन थे, दोनों जो डोमिनियन राष्ट्र थे, उनकी जो संविधान सभाएं थी उनको शक्ति प्रदान की गई कि वे जो नए संविधान है उनका निर्माण होने तक, जो कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्र की विधानसभाएं बना सकते थे। संबंधित क्षेत्र की विधानसभा भी बना सकते थे। विधानसभा में क्या है, अगर वे विधानसभा बनाते तो उन्हें क्या एक विधानमंडल बनाना पड़ता, जिसके अंतर्गत मंत्री होते, उनसे वे सलाह ले सकते थे। तो इस तरीके का वे कार्य कर सकते थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक या कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर, यानी कि दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि वे उसे लागू करने के लिए खुद कानून नहीं बना लेते। उन्हें कानून बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, खुद कानून नहीं बना लेते, यानी कि उन्हें कानून बनाना पड़ेगा दोनों डोमिनियनों को। अगर वे ब्रिटिश अधिनियम को मानना चाहते हैं तो उन्हें दोनों डोमिनियनों को एक कानून पारित करना पड़ेगा। तो इस आधार पर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर इन दोनों डोमिनियनों को बहुत छूट मिल चुकी थी। तो देखते हैं अन्य विशेषताएं। इसमें है ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद बनाया गया था, राज्य सचिव का, जो क्या है भारतीय मामलों को ब्रिटेन के सामने पेश करता था। उस पद को समाप्त कर दिया गया और सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों की, जो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव होते थे, उनको स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद दूसरी विशेषता में 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति तथा आदिवासी क्षेत्र थे और उन पर जो समझौते होते थे उनमें भी ब्रिटिशों का हस्तक्षेप बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब उन पर जो भी नीतियां, जो भी कानून होंगे वो भारतीयों के ही बनाए हुए होंगे। नंबर 3 विशेषता है शाही उपाधि। जो शाही उपाधि होती थी ब्रिटेन में, जैसे कि कोई रानी होती थी, कोई राजा होता था, वहां पे एक शाही उपाधि होती थी, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। और भारत में भी, वहां तो चल रही थी, लेकिन भारत में जो सम्राट पद था, जैसे कि ब्रिटेन में था महारानी का या राजा का, उसी तरीके से भारत में भी कर दिया गया था। लेकिन अधिनियम 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, यानी कि 14 अगस्त जो दिन था उसकी रात्रि जो है, उस मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन का पूर्णतः अंत हो चुका था। पूर्णतः बिल्कुल
भारतीय राज्य जो है 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत को पूर्णतः स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र और संप्रभु, संप्रभु से क्या मतलब, जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हो, दोनों तरीके से तो इस तरीके का राज्य भारत बन चुका था 15 अगस्त को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया था और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बने, जिन्होंने माउंटबेटन योजना यानी कि विभाजन का जो प्रस्ताव था वो पारित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उन्होंने 1947 को भारतीय जो मूल है उसका प्रधानमंत्री चुना जवाहरलाल नेहरू को, और उन्हें 1947 को शपथ दिलाई गई। उसके बाद 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र संसद के रूप में मात्र स्वीकार कर लिया गया कि भारत की जो पहली संसद है वो संविधान सभा मानी गई। संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताएं। हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अच्छा लगता हो तो अच्छी प्रतिक्रिया और बुरा लगता हो तो बुरी प्रतिक्रिया। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी किया करें। धन्यवाद।